साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक खबर जरा हटके बताऊंगा दोस्तों। 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। पहली बार मैं आकलन लेकिन तथ्यों और रिसर्च के साथ आपके सामने रख रहा हूं। आपको देख करके समझ में आएगा कि किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और इसमें विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन जब तथ्यों को देखेंगे तब समझ में आएगा। कांग्रेस आजाद भारत के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन करेगी। जी हां, जो लोग उड़ रहे हैं ना, उनको आज ये वीडियो भेज दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के सीटों की संख्या, मैं नंबर भी आपको बता रहा हूं, 44 के नीचे रहेगी। जी हां, 44 के नीचे रहेगी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस 2014 के अपने सबसे खराब प्रदर्शन के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस वो भी रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके कुछ खबरें दिखाता हूं, बड़े तथ्य हैं, आखिर तक देखिएगा, तब आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। किस तरीके से नैरेटिव बदल रहा है, चीजें कैसे बदल रही हैं, दिखाया कैसे जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है। अब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं। तर्क और तथ्य दोनों ध्यान में रखिएगा। इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। ये इनका बड़ा फेमस सर्वे होता है, हमेशा करते हैं, एक अंतराल में करते हैं और हर चुनाव से पहले भी बड़े बड़े सर्वे करते हैं। लेकिन इंडिया टुडे और जो सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है दोस्तों, ये 24 को ही दिखाया गया है। अब इसका नतीजा देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। इसमें एनडीए इंडिया, जो इन्होंने नाम लिखा है, मैं तो इंडिया अलायंस बोलता हूं, अदर्स। एनडीए जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में 352 सीटें मिली थी, इस सर्वे के मुताबिक 306 सीटें मिलेंगी। ग्राफ गिर गया है, कोई बात नहीं, इस पे तो कभी और चर्चा होगी। अब आप देखिए इंडिया, जो इंडिया अलायंस है, 2019 के चुनाव में 91 सीटें, 91 सीटें मिली थी और इस बार 193 सीटें दिखा रहे हैं। मैं अभी सर्वे पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं कुछ और दिखाने वाला हूं। अब आपको मैं लेकर आता हूं दोस्तों इसी सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें दी गई हैं। बड़े ध्यान से देखिए, आपको बड़ी मजेदार चीजें दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी को 287 सीटें दी गई हैं, बहुमत, पूर्ण बहुमत मिल रहा है, 272 ही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थी और इस सर्वे में कम दिखाया जा रहा है 287 सीटें। कांग्रेस पे भी आ जाइए, कांग्रेस को 74 सीट दे रही है। मतलब इस सर्वे के मुताबिक उसे विपक्षी नेता का वो जो है ना, वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जितनी सीटें होती है ना, उसके 10% सीटों की संख्या होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो उसको विपक्षी नेता का वो मिल जाता है। तो इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 287 और कांग्रेस को 74 सीट मिल रही है। अब आपको मैं मजेदार चीज दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। ऐसा ही सर्वे इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ, यही मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किया था। अब मैं आपको ठीक एक साल पहले, जैसे अभी 2024 के चुनाव से एक साल पहले का दिखा रहा हूं, वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले करीब करीब जुलाई 2000 किया था। अब उस समय की हकीकत देखिए, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी मजा आएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी कम दिखा दिया था। समझ लीजिए, 245 सीटें, 272 बहुमत है, बहुमत से कम दिखाया था। और कितनी सीटें कम आप सोचिए, लेकिन कांग्रेस को कितना दिखाया ये देखिए। कांग्रेस को 83 सीटें, 83 सीटें दिखाई थी इसी सर्वे ने। अब मैं आपको
दूसरी चीज है, मैं अदर्स की अभी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पे ही रहिएगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। अब हकीकत क्या रही ये तो जानना जरूरी है ना, वो भी देखना जरूरी है। हकीकत में कांग्रेस को इनके मूड ऑफ द नेशन से 31 सीटें कम आई और कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर, 52 सीटों पर सिमट गई। यानी मूड ऑफ द नेशन ने एक साल पहले जो सर्वे दिखाया उसमें 83 और एक्चुअल आया 52। अब उसी कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाइए, उसी के कैलकुलेशन से चल रहा हूं मैं, तो सवाल या ये जवाब कुछ नहीं कर रहा, कोई तर्क नहीं, उसी हिसाब को लगाइए। उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी ये कांग्रेस को दे रहे हैं 74 सीटें और इसमें 31 सीटें कम कर दीजिए 74 में, तो कुल मिलाकर जो सीटें बचेंगी वो 43 यानी 43। अब आप सोचिए दोस्तों कि इस हिसाब से होगा क्या, क्योंकि 2014 में इनको 44 सीटें मिली थी और ये आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। लेकिन जब अगली बार इस आकलन के हिसाब से 43 सीटें आएंगी तो क्या होगा, कांग्रेस अपने सबसे बुरे प्रदर्शन को करेगी या नहीं करेगी, ये आप सोचिए दोस्तों। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, अब जो मैं आपको तर्क और तथ्य दे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और भी दिखाना जरूरी है कि 2018 में जब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी तो मोदी जी ने उसी समय कहा था 2023 की तैयारी कीजिए क्योंकि काम नहीं बनेगा। 2023 में फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो इस बार मोदी जी ने कहा कि अगली बार यानी 2028 में आइएगा तो बड़े होमवर्क करके आइएगा, अच्छी तैयारी के साथ आइएगा। अब मैं आपको स्थितियां दिखाना शुरू करता हूं दोस्तों, क्योंकि आज जो माहौल है ना वो 2018 से अलग नहीं है। कुछ लोग जरूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये इंडिया अलायंस करके, लेकिन स्थिति नहीं है। और क्यों नहीं है आप देखिए, 2019 में जब कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, 52 सीटें मिली थी, तो ये सीटें कहां मिली थी आप देखिए, केरल 15, पंजाब 8, तमिलनाडु 8, असम 3, बिहार 1, छत्तीसगढ़ 2, गोवा 1, झारखंड 1, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी सब में 1-1 सीटें, तेलंगाना में 3 सीटें, उत्तर प्रदेश में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट। यही है कुल मिलाकर जमा पूंजी। लेकिन 2019 में जानते हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 18 राज्यों में पूरी तरह से सफाया हो गया, 0 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ये स्थिति है। यानी अब मैं आपको एक एक राज्य की स्थिति बताता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखेंगे और आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 2019 में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें केरल से 15 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार केरल की स्थिति क्या है, केरल में सबसे खराब स्थिति है। केरल में कांग्रेस के नेताओं का वही हाल है जो इस समय राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। और जानते हैं केरल की स्थिति मैं क्यों खराब बता रहा हूं, क्योंकि जिस सीपीएम के साथ इंडिया अलायंस बनाया है कांग्रेस ने, उसी लेफ्ट के खिलाफ, उसी सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मतलब केरल में जो दो मुख्य पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरी लेफ्ट, और ये दोनों मिल चुके हैं। और ऐसे में केरल की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि ये जो केरल के अंदर ये नौटंकी करते हैं ना, ड्रामा करते हैं लड़ने का, ये दरअसल बाहर मिले हुए हैं। और ये दिख भी रहा है, गलबहियां कर रहे हैं राहुल गांधी और सीताराम येचुरी और तमाम लेफ्ट के नेता। इसलिए कांग्रेस पर किसी को भी विश्वास नहीं है, और राज्य सरकार तो लेफ्ट की है। ऐसे में जनता को ये विश्वास हो गया है कि ये दोनों मिलकर केरल को लूट रहे हैं। और इतना ही नहीं, केरल में भाजपा जिस रणनीति के साथ उतर रही है, इसका असर यह होगा कि अगर केरल के लोगों को कोई राष्ट्रीय पार्टी ही चुननी होगी तो वो फिर कांग्रेस में क्यों जाएगी, या तो लेफ्ट में जाएगी जिसकी राज्य सरकार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर ये जाएगी। यानी केरल में बहुत कम सीटें मिलने वाली है। हो सकता है साफ भी हो जाए, अगर इस बार ना हो तो अगली बार साफ हो जाएंगे। और केरल के बाद अब आगे बढ़िए, केरल के बाद कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें
पंजाब और तमिलनाडु से मिली थी। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को 8-8 सीटें मिली हैं। लेकिन पंजाब की बात करता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस हाईकमान ने जो अपनी ही पार्टी की रही कसर है, सही कसर है ना, जो साख है, उसको बट्टा लगा दिया, उसको खत्म कर दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का माहौल बनाने के लिए पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर, मैं बता रहा हूं, दिल्ली भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि पंजाब में जो 8 सीटें मिली थी, उसके बारे में और एक बात बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष वही बता रहे हैं कि उसमें भी हमारी हार होगी। और इस तरह से पंजाब में कहीं अगर कांग्रेस 1 या 2 सीटों पर सिमट जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और ये ज़मीनी हकीकत का एहसास कांग्रेस को भी है। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस समझ नहीं रही है, और इसीलिए दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो स्थानीय नेतृत्व है, वो लगातार विरोध कर रहा है। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली अध्यादेश, जो दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस ने साथ दिया, उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और उसी दिन आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ये तो पंजाब की स्थिति है। पंजाब में कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आगे बढ़िए। जो तीसरा राज्य है तमिलनाडु, जहां 8 सीटें मिली थी। लेकिन आप देखिए, अभी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं, हाल के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और AIADMK को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, स्थानीय चुनाव की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर रही है, वहां अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है दोस्तों कि राज्य में कांग्रेस की सीटें घटकर 1 या 2 तक पहुंच जाएं। और मैंने कई कहानियां आपको दिखाई हैं, वहाँ सही नहीं चल रहा है। ये लग ज़रूर रहा है इंडिया अलायंस एक साथ है, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति लगातार बदल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई, जिसे सिंघम जानते हैं के रूप में जानते हैं, 120 दिनों की पदयात्रा कर रहे हैं। अगर आप उस समय के उनकी पदयात्रा के विजुअल देख लेना तो आपको यकीन नहीं होगा, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर तमिलनाडु के लोग किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस से विश्वास कम होता चला जाए और वहां भी इनकी सीटें कम होनी है। इसके बाद कांग्रेस की हालत दोस्तों हर राज्य में 1, 2 या 3 सीटों पर आकर सिमट गई है। आपको ये जानना चाहिए कि मात्र 2 राज्यों में, देख लीजिए असम और तेलंगाना, इन्हीं 2 राज्यों में 3-3 सीटें मिली हैं, जबकि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 2-2 सीटें मिली। इसके अलावा सभी राज्यों में मात्र 1-1 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में जो 2 सीटें मिली है ना, आप याद रखिए, वहाँ ममता जी पूरा साफ करने के मूड में हैं और कर भी देंगी। हो सकता है 0 हो जाए, ये बात याद रखिएगा। तो वहाँ भी स्थिति इनकी बहुत ही खराब है। अब मैं दोस्तों उस राज्य की बात करता हूँ मुख्य रूप से जहां कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं, और ये राज्य है कर्नाटक। क्योंकि अभी अभी ताज़ा यहां इनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं, 130 सीटें करीब, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। एकदम गदगद है। इससे तो कांग्रेस का जो मनोबल है ना, वो काफ़ी ऊपर है। एकदम लग रहा है कि भाजपा और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो मैं तथ्य दिखाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। और मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। 2013, बहुत ज्यादा नहीं, 2013 मोदी काल से ही लेकर आता हूं। 2013 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जानते हैं कितनी सीटें मिली? 224 में से 122 सीट अकेले कांग्रेस को। ये परिणाम रहा। लेकिन अगले ही साल आइए, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी का काल आ गया। आप देखिए, मोदी जी के नाम पर जो लहर चली, कांग्रेस का अता पता नहीं था। उसे कितनी सीट मिलनी चाहिए थी आप सोचिए। लेकिन उसी कर्नाटक की जनता ने 28 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाकर दे दी। मतलब सिर्फ 1 साल का है और पूरा साल भी नहीं है, देख लीजिए।
तब ये हाल रहा। यानी 2014 में भाजपा को सीटें मिली, विधानसभा में कुछ, लोकसभा में कुछ और। अब आइए 2018 के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी जरूर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिली। भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीयू को 37 सीटें। हुआ क्या था आपको पता है ना, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर सरकार बना लिया दोनों में। उसके बाद जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप हैरान हो जाएंगे, मोदी जी के नाम पर कर्नाटक में सुनामी, जी हां सुनामी, पिछली बार लहर थी, इस बार सुनामी। और देखिए कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। सरकार इनकी थी राज्य में जेडीएस के साथ मिलकर, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 1 सीट। और पूरे कर्नाटक ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना भरोसा जताया। 28 में से 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब अगर उसी पैटर्न को आप आजमा लें, देख लें, तो क्या होगा 2024 में अगर जीरो हो जाए, सफाया हो जाए, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और ये जब बात बोल रहा हूँ ना, बड़ी बात नहीं कह रहा, इसका उदाहरण भी आपको दे देता हूँ। आप राजस्थान ले लीजिए। राजस्थान में 2018 में विधानसभा में कांग्रेस को तो जीत मिली, सरकार बनाई, क्या क्या नहीं किया सबको पता है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कुछ ही महीने के बाद, विधानसभा के कुछ महीने के बाद जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुआ, तो भाजपा सभी 25 सीटों को जीत गई, पूरा सफाया कर दिया। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आप सोचिए, जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। ये हाल है दोस्तों राजस्थान का। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यही हाल देश के हर राज्य में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं। 2018 में कांग्रेस ने भाजपा की सरकार को हराकर राज्य में सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा को ही हराया। लेकिन एक साल, अगले ही साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटें मिली थी। यानी कुल मिलाकर फिर से मैं आपको वही चीज दिखाता हूं कि अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिमटकर आधी से भी कम रह जाए, या आजाद भारत के इतिहास में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, 20 सीट पर भी सिमट जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न उसी तरीके से दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, सत्ता के लिए संघर्ष करना और जनता की आकांक्षाओं और समस्याओं से दूर रहकर राजनीति करने का वही फल होता है जो आज कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, जो परिणाम मिल रहे हैं, वो उसी के कर्मों का परिणाम है दोस्तों। क्योंकि जब सत्ता में थी ना, तब जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया, स्वार्थ की राजनीति में लगे रहे, सत्ता संघर्ष में लगे रहे और पूरा पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति बनी रही। लेकिन आज जब सत्ता से दूर है, तो उसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो आम जनता को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बातें कहीं ना कहीं भाजपा विरोध से अधिक, मोदी विरोध से अधिक देश के विरोध में प्रतीत होती हैं। और ये बात कांग्रेस को समझ में भी नहीं आ रही है। और इसकी वजह यह है कि पूरी कांग्रेसी जो इकोसिस्टम है, वो एक परिवार के आगे बिछ गया है, जहाँ फिर टैलेंट की कद्र नहीं होती। ये पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा लॉयल है वही आगे बढ़ेगा, और इसीलिए ये परिस्थिति पैदा हो रही है। तो कुल मिलाकर साथियों, मैंने कोशिश की कि आपको 2024 की एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं, उसमें कांग्रेस का। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत मैंने भी भविष्यवाणी इसलिए की, लेकिन भविष्यवाणी से ज़्यादा मैंने तर्क रखने की कोशिश की तथ्यों के साथ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी अपना आकलन करें, बताएं कि 2024 के लिए कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। आप ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने तर्क दीजिएगा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है अगली बार जब भी ये नतीजे आए तो हम आपस में संवाद करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी बातें कहाँ तक सही हुई, हम कितना जनता की नब्ज को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है पहले की तरह दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट तो कीजिएगा ही,
और साथ में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही जो भी इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।